हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। सो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे बैड बैंक और उसके साथ रिलेटेड इशू हैं एनपीए का, जो बैंकिंग सेक्टर में इशू चल रहा है और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैड बैंक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि बैड बैंक होते क्या हैं। जैसे ये नीरव मोदी है, इसको अगर लोन चाहिए तो ये बैंक के पास चला गया। इसको मान लीजिए कि 100 रुपीज़ का लोन चाहिए, बैंक ने 100 रुपीज़ का लोन दे दिया। थोड़ी देर बाद पीएनबी बैंक को इन्होंने अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस भी रिफंड वापस करना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करते, ये डिफ़ॉल्ट कर देते हैं लोन। तो इस तरह इस तरफ जो पीएनबी बैंक की बैलेंस शीट है उसमें एनपीए जनरेट हो जाएगा। और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये ऐसे एसेट है बैंक की बैलेंस शीट में जिनसे ना तो प्रिंसिपल वापस आ रहा है ना इंटरेस्ट वापस आ रहा है। तो पैरा इसमें क्या करेगा, जो एनपीए जनरेट हुए हैं इस बैंक के पास, इनसे एनपीए वो ले लेगा और इसकी एवज में रिप्लेसमेंट में अमाउंट दे देगा। तो इस तरह से क्या होगा, पीएनबी के जो बैलेंस शीट थी उससे एनपीए तो क्लियर हो गए और जो पैरा बैंक है, बैड बैंक है, उन्होंने इनको एनपीए को अपने पास ले लिया। और बैड बैंक अभी इन एनपीए का क्या करेगा, या तो इनको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करेगा। उसमें क्या करेगा, अगर किसी बैंक का मतलब टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देगा, इंटरेस्ट कम कर देगा, तो ऊपर नीचे करके रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कर देगा कि हाँ कुछ भी करके थोड़ा बहुत अमाउंट वापस आ ही जाए। अगर फिर भी नहीं होता तो ऑक्शन कर देगा या रेजोल्यूशन में कर देगा। आईबीसी कोड जो लेटरल इसमें रखा गया है। तो ये था कुछ बेसिक सा जो बैड बैंक के बारे में था, ये जानना ज़रूरी था कि बैड बैंक होते क्या है। तो आगे हम देखते हैं इसके बाकी का कि क्यों है ये अभी न्यूज़ में। सो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अगर हम प्रपोजल को देखने के लिए तैयार हैं बैड बैंक को सेट करने के लिए, जो एड्रेस करेगा कि बैंक के एनपीए इश्यूज़ के, ठीक है। राइट कि अभी एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। वो देखेंगे हम आगे कि इसका कारण क्या थे और ये आरबीआई क्यों कर रहा है, कि क्यों ऐसा बैड बैंक क्रिएट करना चाहता है एक दूसरी एंटिटी। देखिए, जब कोविड हुआ था तो आरबीआई ने इनिशियली 3 मंथ का लोन मॉरिटोरियम एक्सटेंड करा था, वो 3 मंथ के लिए, फिर उसको 6 मंथ का किया। लोन मॉरिटोरियम वो होता है कि वो वाला पीरियड जिसमें बारोवर को कुछ भी पे नहीं करना, लेकिन उसको लोन वेवर नहीं करेंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको नहीं करना रीपे जितना भी उसका लोन है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पड़ी है लेकिन इतना स्पर ग्रोथ नहीं हुई है अभी। बैंकिंग सेक्टर में ये इम्प्रेशन हो रही है, चिंता हो आ रही है नज़र कि फिर से नए एनपीए इंक्रीज़ हो जाएंगे ड्यू टू कोविड के कारण से, जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुक गई थी। तो ये एक थोड़ी सी बैकग्राउंड थी कि हाँ बैड बैंक की ज़रूरत क्यों है, वाई क्यों चाहिए बैड बैंक। तो इसके बारे में थोड़े फीचर और जान लेते हैं। जैसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने ये बड़ी बार ये आइडिया दिया है कि हाँ एनपीए के इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप बैड बैंक को इंस्टॉल कर दीजिए, बना दीजिए एक न्यू लोकल एंटिटी जो पर्टिकुलर इसी इशू को देखे। इकोनॉमिक सर्वे 2017 में इसको मतलब उसमें इसको मेंशन था पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, जिसको पैरा और बैड बैंक भी कहते थे। ये जैसे हमने पीछे स्लाइड में देखा कि ये एनपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक से लेंगे और उनसे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी हो पाए तो ठीक है। देन कमिंग, लेकिन इस टाइम अगर इंडियन इकॉनमी को देखें ना तो इसमें बड़े इशू आ रहे हैं। जैसे कोविड के करके इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से जो हमारे बॉरोवर थे जिन्होंने बैंक से लिए थे, उनका मतलब उनकी प्रोडक्शन सेल ही नहीं हो, तो उनकी वजह से उनके एनपीए जो बैलेंस शीट थे बैंक के उनमें जनरेट हो गए। तो इस तरह से दो दो लोग मतलब इशू में है, एक तो बैंकिंग सेक्टर भी इशू है और दूसरी तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट भी इशू में है। केवी कामत
साहब की कमेटी को बनाया था इसको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करने के लिए, और उन्होंने बताया कि जो 72% इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो डेब्ट में है। इसका रीज़न यही है कि एनपीएस काफ़ी जनरेट हो गए हैं इसके लिए, और आगे होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने उसमें से पर्टिकुलर मतलब सेक्टर भी बताए जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, जैसे एनबीसी है, पावर है, स्टील है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में फेस कर रहे हैं। तो एक चीज़ है, जब ये बैड बैंक बन रहे थे तो उस टाइम भी रघुराम राजन ने बोला था कि एक मिनट स्लाइड में जाना पड़ेगा, कि देखिए रघुराम राजन जी ने कहा था कि बैड बैंक के आने से एक इशू कंटिन्यूस ही रहेगा। जैसे पीएनबी के एनपीए बैड बैंक ने ले लिए, तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक गवर्नमेंट एंटिटी का डेब्ट है वो दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी के पास जा रहा है। समझ रहे हो, एक गवर्नमेंट एंटिटी पीएनबी का डेब्ट खत्म हो गया, लेकिन दूसरी जो गवर्नमेंट एंटिटी है बैड बैंक, वो भी तो गवर्नमेंट की है ना, तो उनके पास वो डेब्ट चला गया, तो वो ख़त्म नहीं हुआ कंप्लीट। तो यही रघुराम राजन ने कहा था उस टाइम भी कि एक गवर्नमेंट एंटिटी से लेके आप दूसरी एंटिटी में जा रहे हो, इससे सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। दूसरा बात कि ये जो बैड बैंक होते हैं, इनको शुरू में इंस्टॉल करने के लिए, शुरू करने के लिए अमाउंट भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। तो वैसे भी अगर फिजिकल डेफिसिट अगर इंडिया के इस टाइम देखें तो वो 11% जा रहा है, बड़ा हाई फिजिकल डेफिसिट है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैपिटलाइजेशन करके रिकैपिटलाइजेशन करके बैंक को फिर से खड़ा कर देगी बैड बैंक को, ये क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी इतना अमाउंट नहीं है कि हाँ वो खुद अपने से कर दे। राइट, ओके। देन आरबीआई की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने ग्रॉस एनपीएज बैंकिंग सेक्टर के बताए हैं, वो 13.5% हो जाएंगे सितंबर 2021 तक, और ये बढ़ जाएंगे 7.5% सितंबर 2021 में। मतलब एक साल में एनपीए जो बैंकिंग सेक्टर के हैं वो 7.5% से 13.5% बढ़ जाएंगे। ये देखिए मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये डाटा रिपोर्ट और कौन सी इकोनॉमिस्ट ने कुछ बोला है, डाटा जीएस3 का जान है। आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आंसर में, जो आधा नंबर 1 मार्क्स ज़्यादा चाहिए आपको एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट। सो ये था मतलब ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के बारे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए इसमें एक प्रीलिम्स का भी एक फैक्ट आ गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, इसको आरबीआई रिलीज़ करता है। देन कमिंग टू द पब्लिक सेक्टर बैंक में एनपीए का इशू कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 9.7% से लेके 16.2%। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में और इसका रेज हो जाएगा, अभी भी 72% अभी डेब्ट है, और बढ़ जाएगा ये 16.2%। देखिए एनपीए का इशू है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही है, आपको अपने आंसर में लिखना है, गवर्नमेंट के भी साइड न्यूट्रल रह के देना है, क्रिटिसाइज इतना नहीं करना है, ठीक है। एग्जामिनर को ना लगे कि हाँ भाई आप तो गवर्नमेंट की ही मतलब बुरी हालत करने पे लगे हो, ठीक है। देखिए लोन मॉरिटोरियम जैसे आरबीआई ने एक्सटेंड करा था 3 मंथ से 6 मंथ तक, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आया था, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ कीजिए, और गवर्नमेंट ने भी कर दिया था आरबीआई ने। देखिए इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे इन द लैंडिंग एक्टिविटीज़। जैसे ऐसे ना लैंड कर दें जैसे नीरव मोदी जी थे, ठीक है, और भी एक दो मालिया है, ये है जो डिफ़ॉल्टर है, मेजर डिफ़ॉल्टर है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर के, ठीक है। तो वो किसी को भी लैंड करने से पहले उनकी रीपेइंग एबिलिटी देख लें कि हाँ वो कल को रीपे कर भी सकता है, कि ऐसे ना हमारे एनपी और डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो ये कुछ गवर्नमेंट के मेजर हैं, वो उनको लेने चाहिए, और वो ले भी रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था बैड बैंक के रिगार्डिंग। तो हमने इसमें जाना कि बैड बैंक होते क्या हैं और क्यों हैं फिर से न्यूज़ में। नई एंटिटी कोई नहीं है, पुरानी ही है। तो होप कि ये टॉपिक कवर करेगा आपका जीएस3 का इकोनॉमिक और इश्यूज़ इन द इंडियन इकॉनमी, ठीक है। थैंक यू।